हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बी निर्वाणा। आज हम लोग इंटीग्रेशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम कवर करने वाले हैं। इसके अंदर मैं बेसिकली आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा एक एप्लीकेशन के थ्रू, और थोड़ा सा बताऊंगा कि इंटीग्रेशन का होता क्या है, मतलब बेसिकली होता क्या है। इसके अंदर मैं हाउ टू सॉल्व इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस अभी इंक्लूड नहीं करे हैं, वो मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है, जैसे समझो, इसके लिए इंटीग्रेशन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको फंक्शंस और डिफरेंशिएशन आना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे प्रीवियस नॉलेज क्या है, डिफरेंशिएशन, समेशन की रिप्रेजेंटेशन और रीडिंग ग्राफ्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप समझो कि मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, ये कोई भी एक नॉर्मल सा फंक्शन है। ओके, और मैंने इसे क्या करा, मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला, dy बाई डी एक्स करा, मतलब मैंने इसे डिफ्रेंशिएट करा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 2x प्लस 2। ठीक है, तो मैं dy बाई डी एक्स की जगह वाई डैश भी लिख सकता हूँ, इनफैक्ट एफ डैश लिख सकता हूँ, एफ डैश भी लिख सकता हूँ, मैं एफ डैश लिख देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये फंक्शन था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, और मैंने फिर इसका डेरिवेटिव निकाला, जिससे मेरे पास इसके डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई 2x प्लस 2। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमारे जो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने सोचा कि अगर हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू हो ही ना, मतलब हमारे पास इस फंक्शन की इक्वेशन हो ही ना, हमारे पास सीधा अगर ये डेरिवेटिव की इक्वेशन आ जाए, तो क्या हम इस डेरिवेटिव की इक्वेशन से क्या हम अपना फंक्शन निकाल सकते हैं? क्या हम अपने इस एफ डैश से y क्या होगा वो निकाल सकते हैं? तो उसी प्रोसेस को जब मैथमेटिशियंस ने आगे डेवलप करा, वो कहलाया इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन बेसिकली ये आपका फंक्शन है जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, और ये हमारा डेरिवेटिव है। ठीक है, तो जो डेरिवेटिव से हमने फंक्शन निकाला, उसी चीज को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इसे हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, समझे? तो मतलब डेरिवेटिव से फंक्शन पे आने वाला जो प्रोसेस है, जो आपको एक डेरिवेटिव से फंक्शन की तरफ ले जाए, उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। अब जैसे कि ये मेरा एफ डैश है, अब आगे जब आप रूल्स पढ़ोगे इंटीग्रेशन के बारे में, तो हमारे पास इस वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी, जो कि होगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। अब ये सी क्या है? ये सी है कांस्टेंट। ठीक है ना, ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रल है। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल मतलब वो जिसके अंदर हमें एक कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, और दूसरा इसके अंदर बेसिकली हमें इक्वेशंस मिल जाती हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो मुझे फंक्शन जो मिला है वो एक इक्वेशन के फॉर्म में मिला है। नहीं तो इंटीग्रेशन जो होती है ना, वो दो तरीके की होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक होती है इनडेफिनिट और एक होती है डेफिनिट। ठीक है, इनडेफिनिट वो इंटीग्रेशन होती है जिसके अंदर हमें बेसिकली फॉर्मूलाज मिल जाते हैं, लेकिन डेफिनेट वो होती है जिसके अंदर बेसिकली हमें वैल्यूज मिल जाती हैं। मतलब हम किसी एक डिफाइंड वैल्यू के साथ उसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी चलो मैं बता देता हूँ। ये मेरे पास एक इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का क्या सिंबल है, मैं एक बार आपको वाइट कलर से ड्रॉ करके फिर से दिखा देता हूँ। ये एक इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। ठीक है, अब मैंने अगर इसके आगे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और मैंने इसे इंटीग्रेट करा है। अब ये क्या होता है, अभी आप इन सब में मत जाइए कि इसे आपने कैसे कर दिया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। अभी आप ये सब मत जाइए, अब आप बस ये समझिए कि
ये एक इंटीग्रेशन को हम लिखते कैसे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। अब मैं अगर इसे सॉल्व कर दूँगा तो मेरे पास कुछ आंसर कैसा आएगा? मेरे पास आंसर आएगा आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x प्लस c, ठीक है? मेरे पास इसमें एक कांस्टेंट आया है, लेकिन वहीं मैं अगर इसको डेफिनेट इंटीग्रल से करता है तो कैसे होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन से करते तो कैसे होता, वही एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx के बारे में। मैं उसे करता कैसे सॉल्व करता, मैं उसके लिए पहले मुझे यहाँ पे उसके लिए लिमिट डिफाइन करनी होती, मतलब ये कि मैं फिर यहाँ पे लिखता कि मेरी जो x की वैल्यू है ना वो मेरी 0 से 1 हो सकती है, समझ रहे हो? तो अब मैं इसे यहाँ पे कैसे सॉल्व करता, मेरे पास इक्वेशन यही आती, आंसर मेरे पास यही आता, लेकिन साथ में जो ये मेरा c आया है ना ये मेरा बहुत ज़रूरी है इनडेफिनिट के लिए, लेकिन डेफिनेट के अंदर मेरे पास फिर सी नहीं आता, क्यों? क्योंकि मैंने इसकी लिमिट डिफाइन कर दी। मतलब मेरे पास आंसर क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x, और फिर यहाँ पे मेरे पास लिमिट का साइन आ जाएगा। लिमिट के अंदर हम ऐसे या तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख देते हैं या फिर हम क्या कर देते हैं, हम बस एक ऐसे यहाँ पे लाइन लगा देते हैं राइट हैंड साइड में, और वहाँ पे हम इसकी लिमिट डिफाइन कर देते हैं 0 से 1, ठीक है? मैं वाइट कलर से एक बार फिर से दिखा देता हूँ, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x, लिमिट होगी हमारी 0 से 1, और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसके अंदर हम पहले 1 की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब 1 क्यूब अपॉन 3 प्लस 2, फिर हम माइनस कर देंगे और इसके अंदर 0 की वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब कि 0 क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 0, ओके? तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मतलब अभी आप ये देखो कि मेरे पास अब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे पास एक वैल्यू आती है, यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला आता है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई, ठीक है? तो ये फ़र्क होता है मेरा इंटीग्रेशन के अंदर, डेफिनिट और इनडेफिनिट के अंदर, ठीक है? तो आपको उम्मीद करता हूँ एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा इंटीग्रेशन क्या होता है। नहीं तो अब हम इसकी एक एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन से मतलब समझने वाले हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है, उसको और अच्छे से समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है? तो अब आप ये समझो जैसे कि मेरे पास एक ये क्या है, एक ट्रायंगल, एक मेरे पास ग्राफ है, ठीक है? मैंने इस ग्राफ में एक ट्रायंगल बनाया हुआ है और मेरे पास इस ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है, ठीक है? तो अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आप सभी को फॉर्मूला तो पता ही होगा, तो वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना? अब इसका बेस क्या है, AC इसका बेस है, मैंने यहाँ लिख रखा है AC इसका बेस है जिसकी वैल्यू है 10, ये हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक है? वैसे ही मेरे पास जो BD है, मतलब ये B हो जाएगा, ये मेरा एक पॉइंट अज्यूम कर लेता हूँ मैं D, ठीक है? और ये जो है ये इसके परपेंडिकुलर है, ओके, 90 डिग्री पर है। मतलब ये बेसिकली ये क्या है, ये मेरा बेस है, ये मेरी क्या है, हाइट है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है? ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, आप इसे निकाल सकते हो। और मेरे पास एरिया कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है? तो ये एक ऐसी मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए करा था कि आप इसे एक बार समझ पाएँ मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो मतलब मैंने क्या करा है अभी, मेरे पास एक ग्राफ था, किस चीज़ का, y/x का ग्राफ था, और मैंने उसके अंदर से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाला है, मतलब ABC। ये क्या है, मेरा एक स्लोप है ना? तो ABC क्या है, ABC मेरा स्लोप है, और मैंने क्या निकाला है, उस स्लोप के नीचे का एरिया निकाला है। मैंने उस स्लोप के नीचे का एरिया निकाला है, ठीक है? आइए दूसरे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो अब ये क्या है, ये है हमारा एरिया ऑफ अ कर्व है। कर्व क्या होता है? मैंने अभी बताया ना आपको, ये जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे ये मैंने ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये क्या है, मेरी इस ग्राफ की स्लोप है, मेरी इस ग्राफ की ये कर्व है, मतलब ये जैसे कि इस दूसरी अगर आप मेरी इमेज देखें, दूसरा अगर आप मेरा क्वेश्चन देखें, ग्राफ देखें, तो उसके अंदर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है। तो ये जो रेक्टेंगल बना हुआ दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, ये मेरी कर्व है, ठीक है? और मैंने आपको पूछा है एरिया ऑफ कर्व, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं, ग्रीन से लिख रहा हूं मैं, एरिया अंडर कर्व, ठीक है? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं आगे आपको बहुत हेल्प करेगा समझना इस चीज़ के बारे में, ठीक है? तो एरिया अंडर कर्व मतलब ये वाला पार्ट, तो इसकी कितना एरिया अंडर कर्व होगा, वो हो जाएगा मेरा L इंटू बी, यानी कि LB, ठीक है? चलो, अब जैसे फिजिक्स की अगर आप क्लास 9th वाली अगर आपको याद हो,
तो उसके अंदर हमने वीटी ग्राफ पढ़ा था। वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना? तो वीटी ग्राफ का हमें जो स्लोप था, वीटी ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता था, है ना? और हमें वीटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व याद है सभी को? एरिया अंडर कर्व क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है ना? अगर उम्मीद करता हूँ आप सभी को याद होगा, क्योंकि क्लास 9 तो सभी ने पढ़ी होगी। और क्लास 11th के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? क्लास 11th के अंदर यही पढ़ते हैं हम क्या, कि वीडीटी का इंटीग्रेशन हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है ना? जिसने क्लास 11th पढ़ी हुई है उसको तो इस चीज़ के बारे में पता होगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ी हुई कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? तो ये मैंने एक फिजिक्स का एग्जाम्पल लिया, क्योंकि कई लोगों को फिजिक्स के पहले से पता होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया जिसके अंदर मैंने आपको ये ग्राफ दे रखा है, और ये मैंने आपको एक कर्व बनाया हुआ है, जिसके जो कि एक ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है, और मैंने आपसे इसका एरिया अंडर कर्व पूछा है। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि इसका एरिया अंडर कर्व मतलब इस कर्व का एरिया क्या होगा? वेल कई लोगों के दिमाग में क्या आ सकता है, मैं वो बता देता हूँ। कई लोगों के दिमाग में आएगा कि यार ये एक ना सर्कल लग रहा है, यहाँ से एक सर्कल बना देता हूँ, ठीक है? और एक यहाँ से एक स्क्वायर लग रहा है, उन दोनों का एरिया बना दूंगा, और फिर इस एरिया को मैं माइनस कर दूंगा, है ना? वेल ये ज़रूरी नहीं कि, हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए वैलिड हो, पर हो सकता है जब आप दूसरे क्वेश्चंस करेंगे, तो मतलब जैसे दूसरा क्वेश्चन आ गया, मान लो कुछ ऐसा सा आ गया, अब आपको इसका एरिया बताना है, तो आप क्या करोगे? इसके अंदर भी आप स्क्वायर और सर्कल बनाओगे, यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे ऐसा सर्कल, है ना? नहीं ना, ये तो नहीं करोगे। तो मतलब एक मैथमेटिकल तरीका भी होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, ठीक है? तो वो क्या तरीका है? हम चलो एक काम करते हैं, अगर हमें इसी चीज़ का एक एरिया निकालना है, हम क्या करते हैं, हम छोटी-छोटी लेंथ्स की ना स्ट्रिप्स कट कर लेते हैं। मतलब मैंने एक ये स्ट्रिप ली, ठीक है? इसे कट कर दिया, मतलब इसे यहाँ से कट करा, फिर एक ये छोटी सी स्ट्रिप ली, मतलब ये कंपैरेटिवली अगर आपको यहाँ पे बड़ी दिख रही है, मतलब ये बड़ी नहीं है, ये बहुत ही छोटी स्ट्रिप्स है, मतलब ये इनकी जो लेंथ है ना वो भी इक्वल है। तो इनकी लेंथ कितनी है? दैट इज dx लेंथ है इनकी, ठीक है ना? dx का मतलब आपको पता ही होगा, क्योंकि ये x बाय y का ग्राफ है ना, इसीलिए। ठीक है, तो ये इनकी लेंथ जो है दैट इज dx लेंथ, और इनकी कोऑर्डिनेट आप कह सकते हो y। ओके, वैसे ही मैंने ये वाली स्ट्रिप ली, ठीक है? अब मैं आपको क्या करता हूँ कि अच्छा स्ट्रिप लेके मैं कर क्या रहा हूँ, है ना? मैं आपको वो बताता हूँ। अब आप समझो, फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरी स्ट्रिप है, मेरी स्टार्टिंग की स्ट्रिप है, ठीक है? ऐसी सी स्ट्रिप है मेरी, है ना? ये वाली स्ट्रिप ली मैंने, ओके? तो ये वाली मेरी एक स्ट्रिप है, इसकी लेंथ जो है दैट इज dx, और इसकी जो हाइट है ना दैट इज y, से y1 कह लो, चलो y1 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और मैंने आपको बोला कि मुझको इसका एरिया बताओ, तो आप क्या करोगे? क्योंकि अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं कि क्योंकि ये बहुत ही छोटी लेंथ है, तो इसलिए मैंने क्या करा है, मैंने इस पूरी की पूरी स्ट्रिप को एक रेक्टेंगल समझ लिया है, मतलब मैंने इसका ये वाला पार्ट अभी कंसिडर नहीं करा है, ठीक है? तो और मैं अगर आपसे अभी पूछूं इसका एरिया कितना होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, दैट इज y1 इंटू डी एक्स, है ना? तो मैं अगर इसका यहाँ पे a1 लिखूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, y1 इंटू डी एक्स। ये मेरे पास क्या आ चुका है, a1 आ चुका है, ठीक है? बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो फिर अब मैं क्या करता हूँ, मैंने फिर दूसरी स्टेप्स का एरिया निकाला सिमिलरली, ठीक है? तो ऐसे करके मेरे पास क्या आ गया, a1 आ गया, a2 आ गया, a3 आ गया, a4 आ गया, ऐसे ऐसे करते करते सपोज यहाँ पे 10 पार्ट्स हैं, चलो 10 भी क्या, पहले n ले लेते हैं, n पार्ट्स हैं, 10 हम बाद में पुट कर लेंगे वैल्यू, ठीक है? तो मेरे पास समझो भी सारे एरियाज आ गए, और मैं इन सबका सम कर लूंगा, ठीक है? तो मतलब मैंने क्या करा है, मैंने इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया, ठीक है? इन सभी का एरिया निकाल लिया, और इन सभी के एरियाज को फिर मैंने क्या करा है, ऐड कर दिया, ठीक है? और यहाँ तक मैं सब ले गया था, और मैंने सभी के एरियाज को ऐड कर दिया, तो मेरे पास इस पूरे के पूरे कर्व का एरिया आ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट वाई की वैल्यूज़ के लिए, है ना? बिल्कुल सही। तो चलो फिर मैंने क्या करा, मैंने फिर इसे इन टर्म्स ऑफ समेशन में लिख दिया, ठीक है? समेशन तो आप सभी को पता ही होगा कैसे होता है, ये होता है समेशन का साइन, है ना?
और मैंने यहाँ पे लिख दिया ए आई, फिर मैंने इसकी लिमिट सेट कर दी कि आई इक्वल टू 1 से n तक। यहाँ तो n तक है ना हमारा, वो ये देखिए ना n तक है, मैंने इसकी सेट कर दी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये मेरे पास एरिया अंडर कर्व, मैं इसको लिख देता हूँ ए आर यू सी। ठीक है, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, ए आर यू सी बन गया। ओके, तो मेरे पास इसकी ये वैल्यू आ चुकी है। ओके, लेकिन अब इसके अंदर एक दिक्कत है, मतलब कि मैं इसे ऐसे तो रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर क्या दिक्कत है कि मैंने जब यहाँ पे इसे पूरा एज ए होल कंसिडर करा था, मैंने ये वाला ट्रायंगल नहीं कंसिडर करा था, अभी मैं आपको बताया भी शायद से, है ना। तो हमारे जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने भी इसी प्रॉब्लम को देखा और उन्होंने बोला कि अगर हम समेशन वाला यूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारे पास ये थोड़ा सा एरिया ऐसी कर करके बहुत पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल कि ये काफ़ी सारी चीज़ें हमारी मतलब एक इनपुट जो है हमारा मिसिंग आए, है ना। लेकिन समेशन को हम ऐसे नहीं डिफाइन करना चाहते कि समेशन मतलब आपको ये ऐसी मिसिंग इनपुट दे रहा है, मिसिंग वैल्यू दे रहा है ना। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने इस साइन को रिप्लेस कर दिया, उन्होंने रिप्लेस कर दिया बाय दिस साइन, मतलब उन्होंने इसे बाय साइन ऑफ इंटीग्रल रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो उसे कहते हैं इंटीग्रेशन। मतलब कि ये जो साइन होता है ना, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, तो उन्होंने क्या करा, इस समेशन के साइन को इंटीग्रेशन वाले साइन से रिप्लेस कर दिया, मतलब एक नया साइन डिफाइन करा, जिसका मतलब यही होता है, मतलब कि अब मैं अगर आपको ये दिखाऊं i इक्वल टू 1 से n ए आई है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, a की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ y i dx i इक्वल टू 1, यही तो इसका मतलब हुआ, है ना। तो मैंने इसे अगर मुझे इंटीग्रेशन के टर्म्स में लिखना है, मतलब मेरे को अगर इसका एरिया अंडर कर्व निकालना है ना, ए आर यू सी की वैल्यू है ना ये मेरी, तो एरिया अंडर कर्व की मेरे पास इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये मैंने डिफाइन, मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन बनाया, मैंने यहाँ पे y लिखा, यहाँ पे मैंने dx लिखा। अब इसके अंदर मैं i नहीं लिखता हूँ, ठीक है, मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर सीधा आपको यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ 1 से लेके n तक की। मैंने अभी आपको बताया था ना डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना, तो मतलब ये मेरे पास वैल्यू आ गई है मेरे एरिया अंडर कर्व की। ओके, तो ये है बेसिकली नॉर्मल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसके बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, वो हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कवर कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ लेट मी नो, बाकी थैंक यू। ठीक है, अच्छा हाँ, थैंक यू से पहले हो सकता है अब आपको ये मैंने क्या बताया था ये समझ में आ जाए, क्यों, क्योंकि अगर आप इसका एग्जांपल देखो, अब आप समझो कि अगर मेरे पास वीटी ग्राफ दिया हुआ है और ये कुछ अजीब सा कर्व है ना, तो इसका एरिया अंडर कर्व मुझे क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, और इसे निकालूंगा कैसे, मैं ऐसे निकाल लूंगा। ठीक है, तो अब ये भी समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय। ठीक है, वैसे